Hi, good morning, students. In my previous lecture on introductory lectures on CRPC, we had started the criminal justice system. We first saw the development of CRPC, how the 1898 code into being after the 1882 code, and then how 1973 code came up after the recommendations of the 41st report of the Law Commission as well as the 154th report of the Law Commission. We saw the biggest achievements of 1973 code. It completely segregated the powers between the executive and the judiciary. It brought in the new concept of victimology and also introduced certain aspects of maintenance and the preventive powers of the executive magistrate. The new code naturally was written keeping in view the ideals of our constitution, that the poor must also have an equal access to the criminal justice system. And in this context, the entire code, that is why it's called a code, it now covers the whole gamut of things. The most important aspect of a procedure is to give the procedure to give the relief. In cases of criminal law, the procedure in which the relief will be given in the form of a punishment. Now, since punishment is there, and punishment now ranges from death penalty to fine, naturally, a more elaborate procedure has to be given. Elaborate procedure मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कहीं भी हमने नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज कर दिया तो एक्यूज के साथ बहुत नाइंसाफी हो सकती है. This is the reason why we have a very elaborate procedure. Throughout, we are maintaining one golden aspect, and that is that of natural justice. पूरा का पूरा कोड इस तरह से लिखा गया है कि किसी के साथ अन्याय ना हो. No doubt in criminal law, we start with the presumption of innocence of the accused. कोई शक नहीं है, ये jurisprudence का principle है. But nevertheless, notwithstanding the fact that we have a presumption of innocence for the accused, at the same time we have to write a balanced code. Victim के साथ भी कहीं अन्याय ना हो रहा हो. और इसीलिए मैंने जैसा कि बताया कि victimology का नया concept इस CRPC में ऐड हुआ है. We started the criminal justice system in my previous lecture. Criminal justice system को मैं basically 3 parts में divide करूंगा. सबसे पहले एक ऐसा एक्ट या ओमिशन आपने किया जो पनिशेबल बाय लॉ है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और अगर आप वो करते हो तो देन इट इज पनिशेबल बाय लॉ, जिसको हम ऑफेंस का नाम देते हैं. आपने एक ऑफेंस किया, वो ऑफेंस अब पनिशेबल है. उस ऑफेंस की पनिशमेंट डिपेंड करेगा कैसा ऑफेंस है. डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, पर ऑफेंस में पनिशमेंट जरूर मिलती है. कम हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है, बट मिलेगी जरूर. ये एक ऐसा प्रसाद है जो मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रूव हो गया कि आपने ऑफेंस किया है. जो पहला पार्ट था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो मेरे खिलाफ एक ऑफेंस हुआ. सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि वो ऑफेंस कैसा है. इसीलिए वो ऑफेंस कैसा है, हर ऑफेंस के साथ आईपीसी में उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दिया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में क्या होगा, ये ऑफेंस पहला कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है. कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं वो हम आएंगे, जब डेफिनेशंस में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले ये देखेंगे कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है. अगर वो कॉग्निजेबल है तभी उसकी एफआईआर दर्ज हो सकती है. अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर वो कंप्लेंट केस में जाएगा. कंप्लेंट केस क्या होता है, जहां विक्टिम डायरेक्टली कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और अपनी फरियाद लिख के देता है, और अब डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी शुरू करता है. 2 वर्ड्स यूज होते हैं, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन वर्ड
या तो पुलिस के साथ जुड़ा है या कोई भी नॉन जुडिशियल ऑफिसर अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई पब्लिक आदमी भी कर रहा है, उसके साथ जुड़ा हो। इंक्वायरी वर्ड सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ या मैजिस्ट्रेट के साथ, आई विल से नॉट ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इवन जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है वो भी इंक्वायरी होती है। ये जो इंक्वायरी है ये आई वाली इंक्वायरी है। आई वाला इंक्वायरी, दो तरह की इंक्वायरी होती है, ई वाली इंक्वायरी और आई वाली इंक्वायरी। यहां पे होती है आई वाली इंक्वायरी। वो वाली इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायर करना। ये वाली इंक्वायरी ये खास वर्ड है, तो इसीलिए पूरी सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट जो करता है वो हमेशा इंक्वायरी करता है। हम कभी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या हम कभी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि पुलिस वाला इंक्वायर कर रहा है ना। हमने देखा कि चलो पहला पॉइंट ये आ गया कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। तीसरा पॉइंट ये आ जाता है क्लासिफिकेशन में कि कौन सा कोर्ट इसको ट्राई करेगा। और चौथा पॉइंट आ जाता है कि ये कंपाउंडेबल है कि नहीं है। ये चार चीजें होती हैं। जितना सीरियस केस उतना नॉन बेलेबल होगा, जितना सीरियस केस वो कॉग्निजेबल होगा, जितना सीरियस केस वो हायर कोर्ट में जाएगा, और अगर छोटे केसेस हैं, बेसिकली रॉन्ग्स हैं, जिनको हमने एलिवेट कर दिया है ऑफेंस के लेवल पे, उनको हम कंपाउंड कर सकते हैं सेक्शन 320 सीआरपीसी। कंपाउंडिंग इज समथिंग लाइक कंपनसेशन। तो नेचुरली एज अ जनरल रूल वी डोंट हैव अ सिस्टम ऑफ ब्लड मनी इन इंडियन लॉ। तो बेसिकली अगर हम कंपाउंडिंग का मामला माने तो सिर्फ वही ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं जो सेक्शन 320 सीआरपीसी में दिए गए। ये क्लासिफिकेशन के मुताबिक अब हम जाते हैं कि कहां जाए। अगर हम चले गए पहले एफआईआर में, यानी पुलिस के पास, तो विक्टिम को क्या करना है? बस एक थाने में जाना है और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, या जो भी उसने डिप्यूट किया हुआ है, उस आदमी के सामने अपनी जो भी राम कहानी है वो बतानी है। जो उसके साथ हुआ है, कैसे उसके साथ हुआ है, कौन कौन मौके पे थे, डिटेल्ड सारा एज अर्ली एज पॉसिबल देना है। क्यों? ताकि झूठ ना बोले। ये जो उसकी राम कहानी है उसको हम कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफआईआर वर्ड जो एफआईआर से डील करता है सेक्शन 154 उसमें नहीं लिखा हुआ। बाद में हम देखेंगे जाके कि जब हम कागज दे रहे होते हैं तो वहां पे एफआईआर वर्ड यूज्ड है। एक्यूज को बाद में जाने, कोर्ट में जाने से पहले सारे कागज देने होते हैं सेक्शन 207 में। उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 लिखा हुआ है। पुलिस का काम क्या है और पुलिस के पास क्यों गए? पुलिस कौन है? स्टेट का एक अंग है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड arm of the state which will deal with investigation, collecting of evidence. विक्टिम के बिहाफ पे पुलिस क्यों कर रही है, स्टेट क्यों कर रहा है? क्योंकि अनलाइक सिविल लॉ, जहां पे इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल राइट ओनली पर्टेन्स टू एन इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, यहां पे जो ऑफेंसेस होते हैं वो पब्लिक के लिए घातक होते हैं। एक ऑफेंस जो होता है वो सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं होता, वो स्टेट के खिलाफ होता है, वो सारी पब्लिक के खिलाफ होता है। इसीलिए पार्टी स्टेट बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना स्टेट वर्सेस सो एंड सो। तो जब अब स्टेट ही पार्टी बन गई तो स्टेट ही अपने आप अब इन्वेस्टिगेट करेगी, स्टेट ही इसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टेट इसका केस लड़ेगी ट्रायल में, और एंड में स्टेट ही उसको रिफॉर्म करेगी। पूरा काम स्टेट का है। पुलिस रिप्रेजेंट्स द स्टेट। तो जिसके साथ, जो विक्टिम के साथ कोई ऑफेंस हुआ, वो सीधा पुलिस के पास गया, अपनी एफआईआर दर्ज कराई,
और अब पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना कि जो उसने एफआईआर लिखवाई है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो फिर उसके एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं। एविडेंसेस इकट्ठे क्यों करने हैं? क्योंकि इस पे ट्रायल चलेगा। सारे एविडेंसेस इकट्ठे करेगा। एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद उसको कोर्ट में डालेगा अपनी टिप्पणी के साथ, अपने ओपिनियन के साथ। उस ओपिनियन को हम कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, जो 173 में डालेगा। तो पुलिस का काम शुरू होता है एक एफआईआर दर्ज होने से। अब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी कि सारे उस मामले में इन्वेस्टिगेशंस में सारे जितने भी स्टेटमेंट्स लेने हैं, एविडेंसेस लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वगैरह वगैरह, सारा का सारा जो मसाला है ट्रायल का वो तैयार करेगी। और वो जितना भी उसने एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं उसको दिमाग में रख के एक अपना व्यू पॉइंट देगी कि ये लोगों ने ऑफेंस किया है, इनको हम ट्रायल के लिए भेज रहे हैं, इनको हम ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। हमारे अपना व्यू ये है। वो हमारा अपना व्यू जो है पुलिस का, उसको मैं 173 की फाइनल रिपोर्ट कहता हूं। फाइनल रिपोर्ट नेचुरली दो तरह की हो सकती है कि एक, ऑफेंस नहीं हुआ, ये यहां इसने ऑफेंस नहीं किया, या बी, ऑफेंस हुआ है और इन लोगों ने ऑफेंस किया है। 176 में सारा इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर खत्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन का एंड हो जाता है 173 में। यहां पे आके मोर और लेस पुलिस का काम खत्म हो जाता है। 173 में जाके पुलिस ने अपना काम कर दिया। बस एक छोटा सा काम रहता है आईओ का कि जो जो एविडेंसेस वो कह रहा है कि मैंने इकट्ठे किए हैं वो प्रोड्यूस करेगा कोर्ट के सामने जब ट्रायल चलेगा। हमने पिछली बार सारा गैमुट देखा इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कौन को क्या क्या करेगा, चाहे वो अरेस्ट है, चाहे वो सर्च है, सीजर है, वो सारे काम करेगा और एंड में आके वो अपना निष्कर्ष देगा 173 में। यहां पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब द बॉल इज नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। Second part of the criminal justice system now involves the court. The court. Naturally, जब हम the court की बात कर रहे हैं, the first thing and the first foremost thing we must know is who are the criminal courts in India. The courts, or rather the criminal courts in India, are created by CRPC. So we have the classification of criminal courts in section 6. Section 6 कहता है कि besides the high court, the session, there shall be a session court. Session court में 3 तरह के कोर्ट होते हैं, हम देखेंगे section 9 में. There shall be a JM1, Judicial Magistrate First Class, जो आप बनोगे, एग्जाम्स दे रहे हो JMIC के, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, जो कई स्टेट्स में है। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास भी होता था, वो अब डिलीट कर दिया है सीआरपीसी ने। और फिर लास्टली देयर विल बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स, ये हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। नेचुरली इसके अलावा वी आल्सो है, जो बाद में आएंगे जाके देखेंगे, तो मेट्रोज में भी है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 16 में देखेंगे। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कोर्ट? क्योंकि पावर्स ऑफ द कोर्ट डिटरमिन करेगा कि कौन सा केस कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन सा कोर्ट सक्षम है उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। इसका मापदंड क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, मापदंड क्या होना चाहिए? इसका मापदंड होना चाहिए कि जितना सीरियस ऑफेंस, नेचुरली उसकी उतनी सीरियस सजा, जितनी सीरियस सजा उतना हायर कोर्ट।
ये एक बेसिक थंब रूल है। आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं वो चाहे मोस्टली इसी थंब रूल से लिखे गए हैं, बट कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि एक फिक्स सिस्टम नहीं है कि जी 10 साल की सजा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेशन में जाएगी, या अगर वो 2 साल की सजा है तो वो सिर्फ JM2 के पास जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आईपीसी के ऑफेंस की पनिशमेंट लिखी गई है जो उसका इफेक्ट होता है पब्लिक पे, उसको दिमाग में रख के लिखी गई। जहां पे आप सोचो कि एक लाइफ इंप्रिजनमेंट है आईपीसी में, फॉर एग्जांपल 409 की बात करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, 409 लाइफ इंप्रिजनमेंट है, बट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली दो लोगों के बीच की बात है। या अगर आप आ जाओ फोर्जरी ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 467 आईपीसी, उसमें क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट है, पर ट्राई कौन कर रहा है? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। क्यों? फोर्जरी किनको डील करता है? दो लोगों को। फोर्जरी कायदे से एक रॉन्ग था जिसको हमने एलिवेट करके एक ऑफेंस बना दिया। तो प्लीज रिमेंबर, इसीलिए आईपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, हर ऑफेंस की अलग क्लासिफिकेशन दी गई है, जिसको हम कहते हैं ना कि बाटा रेट दे दिया, एक यूनिफॉर्म रेट दे दिया, इतना है तो इतने ये कोर्ट में जाएगा, इतना है तो इतने कोर्ट में जाएगा। आईपीसी में ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है? हर सेक्शन को अलग तरीके से डील किया गया है। हर सेक्शन का हमने देखा है कि उसका असर पब्लिक पे क्या होगा, कितना सीरियस ऑफेंस है, उसके मुताबिक हमने सेक्शन वाइज, ऑफेंस वाइज उसका कोड अलग लिखा हुआ है। हाउएवर, अगर हम बाकी ऑफेंसेस की बात करें, if we go to the other offenses, अदर ऑफेंसेस में मैं किन की बात करूंगा? स्पेशल एंड लोकल लॉस। फॉर एग्जांपल, कोई एक एक्ट उठा लो, लेट्स टेक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 7 साल की सजा उसमें। अब मुझे उसमें यह नहीं लिखा कि ये कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन से कोर्ट में जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे हमारे लोकल स्पेशल एक्ट्स हैं जिनके अंदर नहीं लिखा कि कौन से कोर्ट में जाएगा। Will it go to session court? Will it go to magistrate 1? Will it go to any other magistrate? Is it bailable? Is it non-cognizable? Cognizable? उनके लिए हमारे पास आंसर है सीआरपीसी। सीआरपीसी का शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 के 2 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 का पहला पार्ट सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस, 511 ऑफेंसेस को डील करता है, और 511 के 511 सेक्शंस को क्लासिफाई सेक्शन वाइज, ऑफेंस वाइज किया गया है। अगर आप शेड्यूल 1 खोलो, इसका पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आईपीसी पे डील करता है। हर अलग ऑफेंस का अलग क्लासिफिकेशन है। क्यों? मैंने आपको अभी बताया था। बट जहां तक सवाल है लोकल ऑफेंसेस का, स्पेशल ऑफेंसेस का, उनके लिए हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी दी है। कहां दी है? शेड्यूल 1 का पार्ट 2, पार्ट बी। लेट्स गो टू, एक बार खोलिए शेड्यूल 1, खोलिए सीआरपीसी का। इफ यू गो टू सीआरपीसी शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 जो है वो सारा आईपीसी का। आईपीसी के बाद आप देखिए रोमन 2 लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। अदर लॉज देखते हैं क्या है ये। इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ,
imprisonment for life और imprisonment for more than 7 years. डेथ हो, लाइफ के लिए हो या 7 साल से ज्यादा हो, तो वो सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, वो सारे ऑफेंसेस सेशन कोर्ट ट्रायबल हैं. So please remember, if an offense which is covered by special or local laws is punishable with death, life imprisonment, or imprisonment for more than 7 years, then it is always a cognizable offense, it is a non-bailable offense, and it is triable by a court of session. Second पे आते हैं, if punishable with imprisonment for 3 years and upwards, but not more than 7 years. 3 साल से लेकर 7 साल तक की अगर पनिशमेंट है कोई भी स्पेशल लॉ में, तो वो कॉग्निजिबल है, वो नॉन बेलेबल है, पर अब वो जेएमआईसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल है. और तीसरे पे आइए, इफ द पनिशमेंट इज इंप्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years. 3 years कहां जाएगा? सेकंड वाले में, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में. 3 साल से कम और विथ फाइन ओनली, या सिर्फ फाइन, वो नॉन कॉग्निजिबल है, अब बेलेबल है, और अब वो एनी मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, यानी कि अब जेएम सेकंड क्लास भी इसको ट्राई कर सकता है. ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार तीनों फोरम्स में पूछा गया है, ध्यान रखना है इसको. तो जब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की, हमें ये नहीं पता था कि हम कौन से कोर्ट में जाएंगे. सीपीसी में हमें पता था, सीपीसी में पता था क्योंकि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जिस कोर्ट की है वहां जाएंगे. हमारा डिटर्मिनेंट क्या था? एक तो टेरिटरी, टेरिटरी की तो यहां भी है. सब्जेक्ट मैटर सिविल नेचर का, सेक्शन 9 सीपीसी. यहां पे ऑफेंस होना चाहिए. ऑफेंस क्या है? जो क्लियरली लॉ में लिखा गया है. यहां पे फर्क है, सिविल राइट लिखा नहीं, सारे सिविल राइट्स लिखे नहीं गए, लिखे भी नहीं जा सकते. अब टॉर्ट्स इतने सारे हैं, आप कहां से कैसे लिखोगे? हर टॉर्ट को कैसे एनविसेज कर सकते हो? सिविल राइट्स कैन नॉट बी एनविसेज्ड एंड रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट in a cut and dried form, but offense has to be written in a cut and dried form. Any act or omission made forbidden by law, prohibited by law, तो बाय लॉ उसको प्रोहिबिट करना पड़ेगा, एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ. इसीलिए यहां एक मेजर फर्क आ जाता है हमारा सीपीसी और सीआरपीसी का, कि सीआरपीसी में हमें पता है एग्जैक्टली बाय लॉ कि कौन सा एक्ट या ओमिशन अगर हम करेंगे तो वो ऑफेंस है. ये तो हमें पता चल गया, चलो वो अब किसी भी लॉ में है, ऑफेंस है. पर अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या वो बेलेबल है? क्या वो नॉन कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल है? कौन से कोर्ट में जाना है? आईपीसी में हर सेक्शन के साथ लिखा हुआ है, बट बाकी ऑफेंसेस के लिए जो आईपीसी में नहीं फॉल करते हैं, अगर डेथ, लाइफ या 7 साल से ऊपर हैं, तो फिर सेशन कोर्ट है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजिबल है. अगर 3 से 7 तक हैं तो फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्रायबल है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजिबल है. पर अगर 3 से कम है या सिर्फ फाइन है, तो ऐसे मामलों में नॉन कॉग्निजिबल है. नॉन कॉग्निजिबल का मतलब क्या हो गया? अब ये सिर्फ कंप्लेंट केस बनेगी, इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती. नॉन कॉग्निजिबल केसेस की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती. नॉन कॉग्निजिबल है और अब ये बेलेबल है. बाकी दोनों नॉन बेलेबल थे, ये बेलेबल है, और अब कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सबको क्लियर रहना चाहिए. जब हम बात करते हैं, अब नेचुरली हमें पता चल गया जी ये मामला बेलेबल है, ये मामला नॉन कॉग्निजिबल है या कॉग्निजिबल है, या हमें ये भी पता चल गया कि हमें किस कोर्ट में जाना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तो अब लिखा है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्रायबल 409 आईपीसी में, 467 आईपीसी में. तो क्या कल को आप जब जेएमआईसी बन रहे हो
आप सब जज बन रहे हो, तो आर यू एम्पावर्ड टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट? पावर क्या है? तो पावर्स ऑफ द कोर्ट जो हैं वो हमें अब सीआरपीसी बताता है। सेशन कोर्ट की, हाई कोर्ट की पावर है कि कोई भी सजा दे सकता है, कोई भी। सेशन कोर्ट की पावर है कि वो कोई भी सजा दे सकता है, हाउएवर डेथ पेनल्टी को उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। जहां तक मैजिस्ट्रेट्स का सवाल है, मैजिस्ट्रेट्स हम जानते हैं कि दो तरह के हैं। एक है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एक है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब सीनियर हो जाता है तो वो फिर एडिशनल सीजीएम या सीजीएम बन जाता है, पर एडिशनल सीजीएम या सीजीएम भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एडिशनल सीजीएम या सीजीएम जो आपके सीनियर हो जाते हैं वो उनका नॉमेनक्लेचर भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, यानी कि उनकी पावर्स जो हैं कायदे से वो जेएम1 की हैं। इसका मतलब एक और चीज हो गई कि जेएम1 जो आप कल बन रहे हो और आपके ऊपर जो आपका बॉस होगा सीजेएम, वो आपके लिए जुडिशियली पावर सेम रखता है, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, पनिशमेंट की पावर हम ज्यादा दे रहे हैं। इसीलिए जेएमआईसी की जो मैक्सिमम पावर है वो है 3 इयर्स की पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट। तो मैक्सिमम पावर उसकी फाइन की भी लिमिटेड है और उसकी मैक्सिमम सजा वो दे सकता है 3 साल। जेएम2 की अगर हम बात करें तो उसकी और भी कम है फाइन की लिमिटेड पावर, और उसकी सजा मैक्सिमम वो दे सकता है 1 साल। तो कल को जब आप जेएमआईसी बनोगे, आप मैक्सिमम आप सजा दे सकते हो 3 साल। ट्राई हम आपसे क्या करा रहे हैं? 409, 467 लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आप कहोगे सर ये क्या है, पावर तो हमें दे रहा है 3 साल। सेक्शन 29 में जब हम आएंगे देखेंगे आपकी पावर 3 साल है। और सर ट्राई हमसे आप करा रहे हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो सीजेएम है उनकी वो है तो जेएमआईसी है, तो वो जेएम फर्स्ट क्लास, नो डाउट। उनकी जो पावर्स हैं वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की हैं, यानी कि वो आपके जुडिशियल सुपीरियर नहीं है, वो आपके एग्जीक्यूटिव सुपीरियर है। 2 रोल होते हैं एक जज के, एक तो मेरा जुडिशियल जो मैं जज एज अ जज देता हूं, पर मैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर भी हूं। आपकी छुट्टी कौन देगा वगैरह वगैरह वो मैं डिसाइड करता हूं। तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर देयर आर 2 रोल्स, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियल। तो जुडिशियली मैं आपका सुपीरियर नहीं हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी अपील एज जेएमआईसी सीजेएम के पास नहीं जाएगी। बट एक पावर मैं ज्यादा दे रहा हूं। वो क्या पावर दे रहा हूं? पनिशमेंट की पावर मैं सीजेएम को 7 साल की दे रहा हूं। वो जेएम1 फर्स्ट क्लास, पर हम उसकी पावर दे रहे हैं उसको 7 साल की। क्यों? कल को आप कोई केस ट्राई कर रहे हो, उसमें सपोज 7 साल की या 10 साल की सजा है, आपकी पावर है सिर्फ 3 साल। ट्राई करते वक्त आपको लगा ये तो बहुत ही धूर्त आदमी है, ये तो बहुत ही खराब आदमी है, ये अक्यूज को तो और सजा मिलनी चाहिए, ये तो बार बार सपोज एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस आ गया 75 आईपीसी में। अब आप क्या करोगे? आपकी पावर तो 3 साल है, वो आपको कहेगा अक्यूज आपकी पावर तो 3 साल है, दे दे, मैक्सिमम देनी है तो 3 साल में काट आऊंगा। इसीलिए हमारे पास एक प्रोविजन है सीआरपीसी में, सेक्शन 325 में। हम क्या करेंगे? जेएमआईसी ने, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने अपना ट्रायल कर लिया। ट्रायल करने के बाद फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को लगा कि सजा कम है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, 3 साल इसके लिए बहुत कम है, इसको तो 7 साल मिलनी चाहिए।
तो अब वो क्या करेगा, अब अपना सजा नहीं देगा, ये एक बार सजा दे दी तो फिर डबल चौपाटी आ जाएगा। अब वो ऐसे ही सजा देने से पहले एज इट इज केस भेज देगा सीजेएम को सेक्शन 325 में कि सर मैंने पूरा ट्रायल कर लिया है, आप सजा मुझे लगता है कि 7 साल देनी चाहिए, आपकी सजा 7 साल की है और आपकी फाइन की पावर तो अनलिमिटेड है, मेरी तो फिर भी लिमिटेड है 10,000 तक, तो सर आपके पास भेज रहा हूं, आप इसको फाइन भी अनलिमिटेड कर दो और इसको सजा भी ज्यादा दे दो। ये नहीं कि आप उसको ऑर्डर दोगे, ही इज योर बॉस, आप उसको लिखोगे कि सर मेरे अपने हम्बल ओपिनियन में इतनी इसकी जरूरत है, अब आप देखो। अब सीजेएम उसको नए सिरे से देखेगा, वो चाहे तो पूरा ट्रायल दोबारा कर ले, चाहे तो कुछ कर ले, और नहीं तो सीधा उसके ऊपर सजा ज्यादा दे दे अगर वो आपकी ट्रायल से इत्तेफाक रखता है। बट सीजेएम की पावर भी तो नहीं है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। 409 का केस है, 467 का केस है, फोर्जरी है, पूरे के पूरे उसने वैल्यूएबल सिक्योरिटीज की फोर्जरी कर ली। अब क्या करें? एक प्रोविजन है कि अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो दे सकता है सिर्फ सेशन कोर्ट, तो इसीलिए हम ट्रायल के दौरान अगर हमें लगता है कि हमें तो इसको सजा मिलनी चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो ड्यूरिंग ट्रायल मैजिस्ट्रेट कमिट कर सकता है सेशन कोर्ट को कि सर मैंने ट्रायल किया है, साफ दिख रहा है कि ये मामला तो बहुत सीरियस है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, मैं सक्षम नहीं हूं, हमारे सीजेएम भी सक्षम नहीं है, या सीजेएम के पास भेज दिया, सीजेएम अब आगे भेज देगा सेशन कोर्ट के पास कि सर इसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्रोविजन है सीआरपीसी में 323 सीआरपीसी, 323 सीआरपीसी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पावर्स ऑफ द कोर्ट की बात करें तो सबसे कम पावर है जेएम2 के पास 1 साल, जेएम1 के पास पावर है 3 साल, सीजेएम के पास पावर है 7 साल, सेशन कोर्ट की पूरी पावर है, बस डेथ पेनल्टी अगर देता है तो फिर रेटिफाई कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट की फुल पावर है, कोई भी वो दे सकता है। जब मैं आऊंगा पावर्स ऑफ द कोर्ट, उनको हम सेक्शन वाइज देखेंगे, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं सीआरपीसी का। नेचुरली अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है, मैं कहां जाऊं? हमने सीपीसीबी में सेक्शन 1 में कहा था ना मैं कहां जाऊं, तो यहां पे भी मैं कहां जाऊं? तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जहां पे ऑफेंस होता है या फिर अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस वगैरह है, उसके लिए हमारे पास पूरे प्रोविजंस हैं सेक्शन 177 से 189, जहां पे ऑफेंस होता जा रहा है, कंटिन्यूअस ऑफेंस है वगैरह वगैरह, वो हम पूरा का पूरा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हम मैं कहां जाऊं 177 से 189 हम देखते हैं। एक बार हमें क्लियर हो गया कि कोर्ट कौन से हैं, कोर्ट्स की पावर्स क्या हैं, नेचुरली अब उनकी सजाएं होंगी। सजा जो है डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट्स है। सजाएं कौन सी हैं वो हम आईपीसी में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। एक सजा है जो सीआरपीसी इंट्रोड्यूस करता है, फायदे से वो सजा भी नहीं कहूंगा उसको क्योंकि जब हम उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, एडमोनिशन है जो हम बाद में देखेंगे सेक्शन 360 में। एक बार कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में कब पहुंचा वो? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट 2 में। कोर्ट में वो पहुंचा, पहला पॉइंट एफआईआर के बाद। एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट दी और अब मामला चला गया मैजिस्ट्रेट के पास। एक तरीका यह भी है कि आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए, कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है जिसको हम कंप्लेंट केस कह रहे हैं, या वो डायरेक्टली कॉग्निजेबल केस में मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया कि सर मैं पुलिस पे एतबार नहीं करता हूं, पुलिस वालों ने मेरी हड्डियां तोड़ी हैं, तो मैं उन्हीं के पास, आप मेरे को वापस भेज रहे हो। तो ऐसे मामलों में
वो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट न्यूज़पेपर पढ़े और देखे कि यहां तो रोज गुंडागर्दी हो रही है, रोज न्यूज़पेपर में छप रहा है पुलिस जागो, प्रशासन जागो, प्रशासन सो रहा है, या रोज इतने ऑफेंस हो रहे हैं, या ये गुंडा है वो रोज ऐसे ऑफेंसेस कर रहा है, पुलिस चुप है, एसएचओ का बेटा है, वगैरह वगैरह। तो एक मैजिस्ट्रेट अब मूक दर्शक थोड़ा ना बना रहेगा, म्यूट स्पेक्टेटर थोड़ा ना बना रहेगा। तो अब सीआरपीसी एक पावर देता है मैजिस्ट्रेट को कि वो सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है कि ये ऑफेंसेस हो रहे हैं, मैं डायरेक्ट कॉग्निजेंस डायरेक्टली ले रहा हूं। तो कायदे से मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियस माइंड 3 सर्कमस्टांसेस हैं जहां यूज कर सकता है पहली बार, यानी कोर्ट पिक्चर में आता है पहली बार 3 सर्कमस्टांसेस में। पहला सर्कमस्टांस, पुलिस ने अपनी एफआईआर के बाद अपना डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया फाइनल रिपोर्ट में, अब मैजिस्ट्रेट उसको पढ़ के अब दिमाग लगाता है कि सही है कि नहीं है। दूसरा, जहां पे कोई डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास आ गया कंप्लेंट केस में, जिसको हम इस्तगासा कहते हैं। और तीसरा, मैजिस्ट्रेट ने सुओ मोटो इस चीज को दिमाग में ले लिया, इसका उसने संज्ञान ले लिया कि ये ऑफेंस हुआ है और इसको हमने ट्राई करना है। ये तीनों जो वो संज्ञान ले रहा है, ये तीनों जो वो अब अपना जुडिशियस माइंड पहली बार यूज कर रहा है, उसको हम कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस। टेकिंग कॉग्निजेंस की अगर हम बात देखें, पहले क्या करेगा मैजिस्ट्रेट, जहां पुलिस रिपोर्ट है देखेगा कि सारी डिटेल में पढ़ेगा, केस डायरीज पढ़ेगा, एविडेंसेस देखेगा, 161 के बयान देखेगा, सारी फाइल पढ़ने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा पुलिस सच बोल रही है, पुलिस की मैं सहमत हूं। अगर वो सहमत है तो जो पुलिस ने चार्ज लगाए हैं, अब मैं वर्ड चार्ज नहीं यूज करूंगा, चार्ज वर्ड जो है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के साथ वर्ड यूज होता है, तो मैं ये कहूंगा जो पुलिस ने एक्यूजेशन लगाए हैं, बिकॉज प्लीज रिमेंबर एक्यूजेशंस पढ़ के अब मैजिस्ट्रेट अपना एक्यूजेशन लगाएगा। जो मैजिस्ट्रेट एक्यूजेशन लगाता है उसको हम कहते हैं चार्ज। चार्ज के ऊपर ही ट्रायल चलता है, इसीलिए चार्ज वर्ड सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के साथ जुड़ा है। तो आई कांट से द पुलिस हैज चार्ज्ड हिम। सी, हम कॉमन पार्लेंस में पुलिस जब एक चार्जशीट डालती है, हम कहते हैं चार्जशीट, वो हमारी पुलिस का वर्ड है, वो सीआरपीसी का वर्ड नहीं है। चार्ज वर्ड पुलिस के साथ तो जोड़ना ही नहीं है, दोनों एकदम जैसे हम कहेंगे ना दूध नींबू का रिश्ता है, वो हाल है, बिल्कुल नहीं लेना। तो इसीलिए हम हमेशा, इसीलिए 173 डज नॉट यूज द वर्ड चार्जशीट, इट यूजेस द वर्ड फाइनल रिपोर्ट, बस। तो पहले विक्टिम ने एक्यूज किया एफआईआर में, पुलिस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए और एक निष्कर्ष पे पहुंचे, और अब वो फाइनली एक्यूज कर रहे हैं विक्टिम, एक्यूज नंबर 1 2 3 जितने भी हैं। मैजिस्ट्रेट के पास अब गया, उसने पूरी फाइल का पूरा स्टडी डिटेल्ड अध्ययन किया, he has completely gone into details, और पूरा अध्ययन करने के बाद he has come to a conclusion कि हाँ, इस एक्यूज ने ऑफेंस मेरी नजर में किया है। अब जो वो एक्यूज कर रहा है उसको हम कहते हैं चार्ज, वो चार्ज कर रहा है। सो दैट इज, जब वो करेगा, एक्यूज को बुला के कोर्ट में, जब एक्यूज की तैयारी करके आएगा और एक्यूज उसके सामने होगा और वो अब कहेगा मिस्टर एक्यूज, हे आई एम चार्जिंग यू विद सो एंड सो ऑफेंस, डू यू एग्री, तब वर्ड हम यूज करते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, जब मैजिस्ट्रेट अपना दिमाग फाइनल कर लेता है कि ये वाला ऑफेंस मुझे लगता है इस ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है और इसके ऊपर ट्रायल चलाना जरूरी है, तो मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस। मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190। अब क्या हुआ कि जब पुलिस रिपोर्ट आई, वो
मर्डर का मामला था, रेप का मामला था, उसमें एक्यूज सही है कि नहीं ये सब देखना था। ऐसे मामलों में अब मैजिस्ट्रेट तो उसको ट्राई नहीं कर सकता, दीज आर सेशन ट्राइबल केसेस, पर पहले छलनी तो देखे। आई टोल्ड यू ना, इट हैज टू गो थ्रू अ सीव, एक छलनी के अंदर से जाएगा। तो वो छलनी कौन है? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट अब देखेगा कि ये मामला सेशन कोर्ट का है, तो वो क्या करेगा? एक्यूज को सारे कागज देगा, पूरी कॉपी देते हैं 161 की कॉपी, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, सिवाय केस डायरी। केस डायरी इज नॉट द डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। क्या होती केस डायरी हम बाद में बात करेंगे, टेंशन मत लो। वो पूरी की पूरी फाइल की कॉपी एक्यूज को देगा 207 में। एक्यूज को देने के बाद अगर जरूरत पड़े तो एक्यूज को अरेस्ट भी करेगा। और अब इसको ऐसे के ऐसे ये सारा कागज का पुलिंदा कॉग्निजेंस लेने के बाद सेशन कोर्ट में भेज देगा। सेक्शन 209 में जब मैजिस्ट्रेट जो सेशन ट्राइबल केस है उसको छलनी के बाद, देखने के बाद कि हाँ ये सेशन कोर्ट ट्राइबल है, हाँ मैंने एक्यूज को सारे कागज दे दिए हैं, अब सीधा अब सीधा सेशन कोर्ट अपना ट्रायल शुरू करे। ये जो पूरी प्रोसेस है जब मैं उसको भेजता हूं, प्लीज रिमेंबर, सेशन कोर्ट ट्रायल में मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि इसने ये किया या नहीं किया, इसमें एविडेंसेस हैं कि नहीं। मेरा एक काम होगा, प्राइमा फेशी ये एक सेशन कोर्ट ट्राइबल केस है, एविडेंसेस दिखा रहे हैं कि ये सेशन कोर्ट ट्राइबल है। मेरा काम है कि मैं एक्यूज को उसके कागज दूंगा 207 में, और अब मैं 209 सीआरपीसी में सारा का सारी फाइल, और एक्यूज अगर मैंने अरेस्ट किया है तो ऐसे के ऐसे लाल रिबन बांध के सेशन कोर्ट में भेज दूंगा। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसको सीआरपीसी एक वर्ड देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमिटल प्रोसेस। सो व्हाट इज कमिटल? व्हेन अ मैजिस्ट्रेट सेंड्स द रिकॉर्ड टू द सेशन कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड अ कमिटल। तो कमिटल दो तरह का हो गया। एक तो शुरू में जब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद उसने देखा ये तो सेशन कोर्ट ट्राइबल है, तो उसने कागज दिए एक्यूज को और अब सीधा 209 में भेज दिया। दैट इज बिफोर द ट्रायल। और एक मैंने आपको बताया था कि वो ट्राई कर रहा है, उसमें पता चला ये तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, उसके पास वो पावर नहीं है, और अब वो सोचता है कि नहीं मुझे भेज देना चाहिए। या कई बार ऐसा भी हो सकता है मैजिस्ट्रेट एक बहुत ही सीरियस कोई केस कर रहा है, ट्राई कोई भी मामला आ गया फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ही चर्चा में हो, कोई भी आ सकता है, हजारों ऐसे केस होते हैं। अभी फार्मर्स वाले इतने चल रहे हैं, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट देम क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल केसेस हैं ये मामले। सपोज ऐसे कोई बहुत सीरियस मामले जो सबकी नजर में वो ट्राई होता है, अब सारी नजर उस पे, आप हो कल आप जज बन रहे हो सारे, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट सब जज बनेंगे, आप जज नए नए बन नए नए वो क्या कहते हैं सिर में मुंडाते ही ओले पड़ गए, पहली आपकी पोस्टिंग है वहां पहुंच गई और यही वाला मामला आ गया, पूरी प्रेस पूरे किसान बैठे हैं आपके वहां, क्या कर रहे हो। तो अब भी आप ट्रायल शुरू करने के बाद आप कह सकते हो सेशन कोर्ट को, सर आप प्लीज ले लो, ये बहुत सीरियस मामला है, सो यू कैन कमिट द केस टू द सेशन कोर्ट। सो दो तरह के कमिटल्स हैं, एक प्री ट्रायल और एक ट्रायल के दौरान, ड्यूरिंग ट्रायल। एक 209 में जाएगा और एक 325 में चला जाएगा। जहां तक टेकिंग कॉग्निजेंस का सवाल है, जो उसका हेड सेक्शन है वो है 190। अगर हम इसका पैरेलल लें, मैं एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं कह सकता, अगर मैं कहूं अगर दूर का पैरेलल लूं तो मैं ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी कहूंगा, जहां फर्स्ट हेयरिंग पहली बार होती है और कोर्ट अपना दिमाग अपना पहली बार लगाता है। एज ए जनरल रूल क्या होता है कि कॉग्निजेंस किसी की भी फरियाद पे किया जा सकता है, कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही शुरू करे। ये चीज खास ख्याल रखनी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहे एफआईआर हो और चाहे कंप्लेंट हो,
कोई भी दर्ज करा सकता है, बिकॉज इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट का कोई भी आदमी ये ऑफेंस एफआईआर के रूप में या कंप्लेंट के रूप में दर्ज करा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही आए, कई बार विक्टिम मर गया तो अब कौन गाएगा, उसकी जगह पे जो आया वो भी कर सकता है। और उसका एक छोटा सा एक एक्सेप्शन है, जब हम आते हैं सेक्शंस 195 से लेकर 199 तक सीआरपीसी में, वहां पे कॉग्निजेंस सिर्फ कुछ लोग ही अगर दर्ज कराएंगे तब कोर्ट लेगा, अदरवाइज इन एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, 195 से लेकर 199 के एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दें, कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू कर सकता है। हाउएवर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जैसे कि मैरिटल ऑफेंसेस वगैरह, डिफेमेशन हो गया, इनमें सिर्फ वही आदमी जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, वो या उनसे इमीडिएटली जुड़े हुए लोग, वो ही सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू कर सकते हैं। एक बार मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो जैसा कि मैंने बोला मैजिस्ट्रेट के दो तरह के कॉग्निजेंस हैं, तीन तरह के कॉग्निजेंस हैं। एक तो है कि उसने एफआईआर के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसने अब एक्यूज को बुलाया। यह भी हो सकता है कि डायरेक्टली उसके पास कंप्लेंट केस आ गया, उसने 190 में कंप्लेंट को देखा, उसने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद उसने 200 में बुलाया कंप्लेनेंट को कि तुम अपने सारे इंपॉर्टेंट विटनेसेस ले आओ, मैं उनका बयान ले लेता हूं। फिर लगा कि नहीं, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो 202 में और इन्वेस्टिगेशन दूसरों से करवा दी, या और इंक्वायरी की जरूरत है तो मैंने खुद भी कर ली, मर्जी। अगर लगा कि कंप्लेंट केस झूठा है तो मैंने डिसमिस कर दिया 203 में। अगर लगा कि सच्चा है तो 204 में हम एक्यूज को पहली बार बुलाते हैं। हम एक्यूज को तंग नहीं करना चाहते अननेसेसरली, जब तक प्राइमा फेशी कुछ मिला नहीं है तब तक हम उसको तंग नहीं करेंगे, इसलिए 204 में हम एक्यूज को बुलाते हैं, कोर्ट में बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? उस पे चार्ज फ्रेम करने के लिए। जो हमने सोचा है कि हाँ ये ऑफेंस हमें तो लगता है कि इसने किया है, वो अब हम उसको पूछना चाहते हैं कि तुमने, मेरी नजर में तुमने ये ऑफेंस किया है, क्या तुम मानते हो तुमने ये ऑफेंस किया है? इसको हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो मैं एक्यूज को क्यों बुलाता हूं 204 में? चार्ज फ्रेम करने के लिए। व्हाट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? कि मैं सारे एविडेंसेस, चाहे जो इंक्वायरी में, कंप्लेंट केस में देख चुका हूं या जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के देख चुका हूं, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि तुमने ये ऑफेंसेस किए हैं, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो? मेरी नजर में तो तुमने किया है। इसको हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब एक्यूज आ गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले उसने कहा सर मुझे गलत फंसाया जा रहा है, और उसने क्लियरली दिखा दिया कि इस वेक्सेशियस प्रोसीडिंग, सिर्फ उसको मेलाइन करने के लिए, तंग करने के लिए ये प्रोसीडिंग की गई। तो क्या अब मैं वेट करूं ट्रायल की? पूरा ट्रायल होगा तब जाके छूटोगे, 5 साल वो बेचारा पिसता रहेगा? क्या ये न्याय के इज इट एज पर जस्टिस? इसीलिए एक प्रोविजन है हमारे पास सीआरपीसी में डिस्चार्ज का। तो डिस्चार्ज मैं कब कर सकता हूं? 190 में, जब मैं कॉग्निजेंस ले रहा हूं, मैंने कहा नहीं इसने तो कुछ नहीं किया, डिस्चार्ज। अब मैं इसको एक्विट नहीं कहूंगा, तो एक वर्ड हमने यूज देखना है, डिस्चार्ज और एक्विट दो अलग वर्ड है। डिस्चार्ज कब होगा? जब मैंने अभी ट्रायल शुरू नहीं किया, प्राइमा फेशी मुझे नजर आ रहा है कि ये ऑफेंस नहीं है, नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं। हाँ, कल को अगर मेरे पास नया कुछ आ गया तो मैं बुला लूंगा वापस, डबल चौपाटी नहीं लगेगा। मेरे पास अभी एविडेंसेस नहीं दिख रहे, मुझे पर्याप्त एविडेंसेस नहीं दिख रहे, मैं छोड़ रहा हूं। तो कायदे से मैजिस्ट्रेट का रोल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जहां कॉग्निजेंस से लेकर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक, और एक हो गया फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद। जब मेरे पास एक्यूज आ गया जिसको मैंने समन किया था 204 में, मैंने बोला भाई तेरे खिलाफ मैंने ये केसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैंने सारा एविडेंसेस देखे हैं,
इंक्वायरी में तो मैंने खुद देखा है और पुलिस रिपोर्ट में भी जो है मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मैं तेरे ऊपर ये चार्ज लगाता हूं, तुम क्या कहते हो, तुम एक्सेप्ट करते हो ये चार्ज? वो कहता है नो सर, आई डोंट। क्या चाहते हो? सर मैं एक ट्रायल चाहता हूं, मैं एक ट्रायल चाहता हूं। यहां से शुरू होता है ट्रायल, यहां से ट्रायल शुरू। नाउ ट्रायल में अब ट्रायल किस चीज पे होगा? वो जो चार्ज मैंने लगाए हैं, मैं मतलब मैजिस्ट्रेट, जो चार्ज मैजिस्ट्रेट ने लगाए हैं, अब जिसके बारे में वो कन्विंस्ड है कि इसने ऑफेंस किया है, तभी तो चार्ज लगा रहा है। अपना जुडिशियस माइंड यूज करने के बाद, अपना जुडिशियल माइंड यूज करने के बाद वो जिस निष्कर्ष पे पहुंचा था वो ही अब उस पे चार्ज है। अब वो उसको बोलेगा दिस इज द चार्ज। एक्यूज कहेगा सर आई डू नॉट एग्री, व्हाट डू यू वांट? आई वांट अ ट्रायल। फाइन, लेट द ट्रायल बिगिन। यहां से शुरुआत होती है ट्रायल की। ट्रायल क्या होता है? When the accused is in the dock, the prosecutor is in his place and the defense is in his place and the presiding officer is in his place. Then the trial begins. दो पार्ट्स हैं, प्री ट्रायल एंड ट्रायल। प्री ट्रायल में मुझे लगता है कि एक्यूज इनोसेंट है तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज। चार्ज लगा दिया एक बार मैंने, एक बार आया पुट अप अ चार्ज। नाउ पूरा ट्रायल चार्ज पे होगा, जो मैंने चार्ज लगा दिया वही चार्ज होगा। नाउ प्लीज रिमेंबर, चार्ज मैं हटा नहीं सकता हूं, अनलाइक सीपीसी जहां इश्यूज में हमने देखा था, मैंने तब भी आपको कहा था इश्यूज फ्रेम करते वक्त कि आप कभी भी चार्ज हटा इश्यूज को चेंज कर सकते हो, यहां भी ऑल्टर कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। तो एक बार आपने चार्ज लगा दिया और ट्रायल शुरू हो गया तो एक ही अंजाम है अब, या तो चार्ज प्रूव हो जाएगा या चार्ज डिसप्रूव हो जाएगा। अगर चार्ज प्रूव हो गया तो हम कहेंगे वो अब क्या हो गया, कन्विक्शन। और अगर चार्ज प्रूव नहीं हुआ, एक्यूज ने प्रूव कर दिया कि झूठी मनगढ़ंत कहानियां थी, एक्विटल। अब आया एक्विटल। डिस्चार्ज प्री ट्रायल, एक्विटल पोस्ट ट्रायल। ये फर्क है डिस्चार्ज का और एक्विटल का। जब हम ट्रायल की बात करते हैं, ट्रायल जो होता है वो अलग अलग कोर्ट्स का है। पहला कोर्ट हो गया हमारा सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट की जो ट्रायल की पावर है वो सेल्फ एक्वायर्ड है। अगर वो कोई नीचे से केस उठा ले हाई कोर्ट और उसको ट्राई करे, वो ट्राई करता है। हम डायरेक्टली कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं सर, जज साहब हमें सिर्फ आप पे विश्वास है, मर्डर केस आप ही करो, ऐसा नहीं है। हम जाएंगे सेशन में। तो सेशन ट्रायल पहला हो गया, चैप्टर 18 में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मैजिस्ट्रेट ट्रायल। मैजिस्ट्रेट के ट्रायल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। वारंट केस ट्रायल, समन केस ट्रायल एंड समरी ट्रायल। वारंट केसेस क्या होते हैं? जिनकी सजा, जिन ऑफेंसेस की सजा 2 साल से ऊपर है, उनको हम कहते हैं वारंट केसेस। समन केसेस कौन से हो गए? जिनकी सजा 2 साल से कम है। तो नेचुरली जिनकी सजा, जितनी ज्यादा सजा उतना इलेबोरेट ट्रायल। इसीलिए सेशन कोर्ट का ट्रायल जो होता है सबसे इलेबोरेट होता है। मैजिस्ट्रेट का ट्रायल भी जो वारंट केसेस ट्रायल है वो उतना ही, काफी ऑलमोस्ट मिलता जुलता इलेबोरेट है, हल्का सा फर्क है। अब वारंट केस का जब हम बात करते हैं, यानी कि 2 साल से ऊपर की सजा, वारंट केस ट्रायल अब 2 तरह के हो गए। एक वो
जो एफआईआर के थ्रू आए, जहां पे एफआईआर दर्ज हुई थी, और एक वो जो मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट के रूप में लिया या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। इसीलिए अब दोनों के प्रोसीजर अलग हैं। एक वारंट केस में जहां पुलिस के थ्रू आए हैं, जहां फाइनल रिपोर्ट के थ्रू आए हैं, वहां पे तो पूरा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, सारा कुछ मसाला तैयार करके दिया हुआ है आपको। यहां पे कंप्लेंट केस में आपने ही शुरू किया, आपने ही पहली बार कंप्लेनेंट को बुला के उसका पहले बयान लिया था सेक्शन 200 में, या आपने बाद में इन्वेस्टिगेट कराया था 202 में। तो इसका प्रोसीजर अलग है। इसीलिए वारंट केसेस के जो ट्रायल हैं वो दो तरह के हैं। एक वारंट केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूटेड है, जो एफआईआर के थ्रू आए हैं, और एक वो जो कंप्लेंट के, जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट है। तो दो तरह के हमारे ट्रायल्स हैं वारंट केसेस के। अब ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल की बात है। समन केसेस पे जब हम आते हैं तो छोटे मामले हैं, 2 साल से कम पनिशमेंट है, तो उनका प्रोसीजर भी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वारंट केसेस ट्रायल। समरी ट्रायल, अगर समन केसेस बहुत ही छोटे हैं या उनका जो पेक्यूनरी वैल्यू है चोरी वगैरह की बहुत ही कम है, तो फिर प्रोसीजर और छोटा है और उसको हम समरी ट्रायल में लेते हैं। सी ऑलवेज रिमेंबर, मैंने जब आपको समरी ट्रायल करा रहा था सीपीसी का, मैंने तब भी आपको कहा था कि समरी ट्रायल का मतलब ये नहीं होता है कि हम जस्टिस को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, हम सिर्फ प्रोसीजर को छोटा करते हैं, कहीं भी जस्टिस को अलग नहीं होने देते हैं, रिप्रेजेंटेशन पूरा होता है इसमें। अब ट्रायल में क्या होता है, अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद अगर एक्यूज उसको एक्सेप्ट करता है तो वहीं उसका कन्विक्शन हो गया, वहीं उसको पनिशमेंट भी मिल गई, सेंटेंस हो गया। वो कहता है नहीं, तो फिर ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में क्या होता है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन शुरू करता है, अपने सारे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस जो वो लाता है, एक्यूज उसको क्रॉस करता है, दूध का दूध पानी का पानी आना शुरू हो जाता है। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस खत्म होते हैं तो फिर कोर्ट डायरेक्टली बात करता है एक्यूज से कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस आए हैं, ये सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें इस पे क्या कहना है। पहली बार कोर्ट डायरेक्टली बात करता है एक्यूज से कि तुम्हें हम एक एक इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस बता रहे हैं, तुम्हें अपनी सफाई में जो कहना है अभी मुझे बता दो, और मैं तुम्हें अंडर ओथ नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोलना है तो बोलो, मैं इस बात पे तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं 313 की स्टेटमेंट, 313 स्टेटमेंट, जहां एक्यूज को हम मौका देते हैं कि जो जो इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस आए हैं प्रोसिक्यूशन में, वो हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि उसको आप निगेट करो, आप उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब अगर जरूरत पड़ती है तो एक्यूज का कहता है कि सर मैंने ये ऑफेंसेस नहीं किया और मैं अपने डिफेंस विटनेस ला सकता हूं। इसके बाद आ जाते हैं उसके डिफेंस विटनेसेस, दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फाइनली जजमेंट आ जाता है। जजमेंट के बाद सेंटेंस, हियरिंग ऑन सेंटेंस इज अ मस्ट, अदरवाइज सेंटेंस इज विशिएटेड। संता सिंह का फेमस केस है। ट्रायल के दौरान एविडेंस कैसे लिया जाएगा, यहां पे दो लॉ इकट्ठे चलते हैं। एक तो जो हमारा सेक्शन 23, चैप्टर 23 है सीआरपीसी का, वो बताता है, और अब एक और लॉ एंट्री करता है इसके अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कि एविडेंस कैसे लिया जाएगा, ऑल द एस्पेक्ट। तो अब कायदे से दो एविडेंस के प्रोसीजर चलते हैं, एक जो स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ का है जो चैप्टर 23 में है, और एक जो मुझे एविडेंस एक्ट पूरा देता है। तो यहां पे दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, बोथ द प्रोसीजर्स। ट्रायल खत्म हो गया, सेंटेंस हो गया। अब बहुत सारी चीजें जो जनरल प्रोविजंस हैं, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीआरपीसी का, चैप्टर 24, डीलिंग विद जनरल प्रोविजंस, सेक्शंस
300 से लेकर 327, ऑल ऑफ देम डील विद जनरल प्रोविजंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूज का पार्डन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, पीपीज का रोल, 321 में डबल जोपार्डी नहीं होगा, विड्रॉल ऑफ केसेस बाय द पीपी, विटनेसेस के एक्सपेंस, जो सारे जनरल प्रोविजंस होते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सीआरपीसी समझने के व्यू पॉइंट से भी। अब ये भी हो सकता है कि जब ट्रायल चल रहा था तो कोई आदमी झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, अंडर ओथ, ऑफेंसेस अगेंस्ट द कोर्ट कर रहा है, विटनेसेस नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। तो इसीलिए ऑफेंसेस अगेंस्ट द कोर्ट के ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 26, जहां पे 195 हम पढ़ेंगे इसके अंदर, रेड विद दिस चैप्टर सेक्शन 340, 341, 342। पर ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, 7 साल की सजा है। अब आए दिन हम देखते हैं विटनेस नहीं आ रहा, झूठ बोल रहा है, तो अब इतने लंबे अगर हम प्रोसीजर चलाने लग पड़े, जो 195 सीआरपीसी में दिया गया है और जो 193 आईपीसी में पनिशेबल है 7-7 साल के, तो ये कितने सारे ट्रायल शुरू हो जाएंगे। एक काम करते हैं ना, एक हम समरी पावर दे देते हैं कोर्ट को, छोटी सजा, इमीडिएट, तुम इसको डिसाइड करो। तो कायदे से अगर मैं किसी पे कोई एक्यूजेशन लगा रहा हूं तो आई कांट ट्राई, जो एक्यूज कर रहा है वही थोड़ा, जो विक्टिम है वो थोड़ा ट्राई कर सकता है, तो वो और कोई कोर्ट करता है। सेक्शन 340 में हम देखेंगे ये चीज। तो अब हम क्या करते हैं, पावर दे देते हैं इसी कोर्ट को, छोटी सी सजा अलाउड है तुम्हें, तुम ही समरी प्रोसीजर कर दो क्योंकि तुम्हारे साथ ऑफेंस हुआ है। ये सारी पावर्स, समरी डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग फॉर फॉल्स एविडेंसेस, not producing documents, refusing to give evidence, witnesses not coming, ये सारे एक समरी प्रोसीजर्स में आउट कर देंगे। एक वही कोर्ट जो ट्राई कर रहा है वही उसमें सक्षम बना देते हैं हम इसी चैप्टर में। इसलिए चैप्टर 26 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपकी पावर्स है। कल को जब आप कोर्ट बनोगे तो कोर्ट के अंदर ये आपकी पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है। अब जब जजमेंट आएगा हमारा, जजमेंट इज इन नाउ चैप्टर 27। जजमेंट में सारी चीजें आएंगी, प्रोनाउंसमेंट इन ओपन कोर्ट। एक चीज जो अंदर आएगी पहली बार, जो अब विक्टिमोलॉजी आती है, कंपनसेशन, सेक्शन 357, 357 एबीसी। उसके बाद आ जाता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस में अगर वो डेथ पेनल्टी है तो उसको हमने रेटिफाई कराना है हाई कोर्ट से। इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट इन चैप्टर 28। यहां आके हमारा ट्रायल खत्म। कोई भी जस्टिस सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है अपील, और अपील्स का हमारे पास एक बहुत बड़ा एक यहां पे पूरा चैप्टर है, चैप्टर 29। अपील 3 तरह की हो सकती है। अपील पहली बात तो किसकी है और किसकी नहीं है, किन चीजों की अपील नहीं है। अब अपील किस चीज की होगी, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील अगेंस्ट इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, अपील अगेंस्ट एक्विटल। ये मोटी मोटी तीन होगी अपील। उस टाइम पे नेचुरली अगर कोई आदमी जेल में है तो उसका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, या अगर वो पहले उसको बेल लगी हुई थी और हमने अब ट्रायल कोर्ट ने उसको सेंटेंस कर दिया, अब उसका सेंटेंस सेट असाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो जेल में रहेगा जब तक उसकी अपील चल रही है। तो वो सारा पॉइंट्स आएंगे इसमें। पावर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। तो पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट क्या है, क्या क्या पावर्स हैं उनकी, वो हमने सीपीसी में भी देखा था। एंड फाइनली अगर कोई मर जाता है तो अबेटमेंट ऑफ अपील्स। ये पूरा चैप्टर हमारा 29 अपील से डील करता है। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है लोअर कोर्ट को, उसने अपना माइंड क्लियर करना है तो रेफरेंस कर सकता है वो। और एक और पावर जो है, जो सिविल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दोनों में है, वो है पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजन की जो पावर है वो दोनों सीपीसी और सीआरपीसी में किस पे बेस्ड है, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है हायर कोर्ट की, उस पे बेस्ड है। जहां क्लियरली नजर आ रहा हो कि देयर इज अ डेरिलिक्शन ऑफ जस्टिस,
जहां क्लियरली नजर आ रहा हो दैट देयर हैज बीन अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ जस्टिस। हमारी हायरार्की है कोर्ट्स में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक हायरार्किकल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर देता है। हायरार्की में क्या होता है, अपर कोर्ट इज सुपीरियर and it can now it is superior to you not only administratively, executively but also judicially। तो जहां पे कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी के राइट्स को ट्रैम्पल कर रहे हो या कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो कोर्ट अपने आप इसमें सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है और रिवीजन के लिए रिवाइज कर सकता है, चाहे पार्टी के कहने पे करे चाहे खुद भी करे, ये एक पावर है। तो ये पावर्स हमारे पास सीपीसी में भी हैं और सीआरपीसी में भी हैं। ये हमारा चैप्टर 30 में आता है, रेफरेंस एंड रिवीजन की पावर्स। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ केसेस, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहां हमें ट्रांसफर की जरूरत पड़ जाती है। तो ट्रांसफर ऑफ केसेस हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है 31, उसमें ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय हाई कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सेशंस, ट्रांसफर ऑफ केसेस इवन बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1। अब यहां पे आके हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। सेकेंड पार्ट, एक बार हमने सेंटेंस दे दिया और वो कंफर्म हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 21, सेक्शन 47 सीपीसी, यहां पे हमारे पास पूरा चैप्टर है। छोटा है, वहां तो एग्जीक्यूशन बहुत तरह का है, 106 रूल है 21 ऑर्डर में। यहां पे छोटा सा सेक्शन, ये छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या डेथ पेनल्टी देनी है, फांसी पे चढ़ाना है। यही हम पढ़ेंगे कि डेथ बाय हैंगिंग होगा, या इंप्रिजनमेंट करनी है, या फाइन करना है, यही तो पनिशमेंट है। अब अगर फाइन नहीं दे रहा है तो फिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, 421 वगैरह वो हम देखेंगे। इसके साथ अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो साथ साथ चलती हैं, जो हमारी सप्लीमेंटल मैटर्स होते हैं। बेल, बेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को भी जेल में रखना इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज आर्टिकल 21, माय राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अनलेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो तब। तो बेल देनी है या नहीं देनी, तो देखेंगे। बेलेबल ऑफेंस है सेक्शन 436, बेल मिलनी है उसका राइट। 437 नॉन बेलेबल केसेस, 438 एंटिसिपेटरी अगर देनी है, 439 हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर्स हैं बेल की। तो सारा बेल, बेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरा चैप्टर है हमारे पास 33। उसका रीजन क्या है कि बेल मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कृष्णा अय्यर सर ने कहा था, बेल एंड नॉट जेल शुड बी द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर हम और देखें जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, वो हो सकता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपने प्रॉपर्टी आपने मेरी जब्त कर ली, अब ड्यूरिंग ट्रायल मुझे चाहिए या आफ्टर ट्रायल खत्म हो गया ट्रायल चाहिए, ये सारा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 34। अगर कोई अनसाउंड आदमी है उसका ट्रायल है, उसके लिए अलग एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 25। एक चीज और है कि एक पॉइंट आता है लिमिटेशन का। अगर ऑफेंस छोटा है, यानी कि एक ऑफेंस जो है 1 साल 2 साल या 3 साल तक के लिए पनिशेबल है, तो सिर्फ लिमिटेशन से हिट होता है। So please remember one thing, an offense if it is only punishable up to 3 years, तो फिर उसका लिमिटेशन पीरियड हमें देता है सीआरपीसी। अगर 3 साल से ज्यादा है ऑफेंस पनिशेबल, फिर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। अपील का लिमिटेशन पीरियड सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ। अपील का लिमिटेशन पीरियड, अपील कितने दिनों में डालोगे, ये हमें लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट देता है। सो व्हेन आई गो टू द लिमिटेशन एक्ट 1963, वहां हमें शेड्यूल में हमें पता चलता है कि अपील ऑफ क्रिमिनल केसेस में कितना हमें टाइम मिलता है। फाइनली जो लास्ट पार्ट है सीआरपीसी का, वो मिसलेनियस। जैसे कि हम सीआरपीसी में, सीपीसी में भी पढ़ चुके हैं, पूरा मिसलेनियस उसी तरह का है। मिसलेनियस में
नेचुरली हाई कोर्ट ट्रायल कब करेगा, सेक्शन 474 में आ जाएंगे हम, या फिर फॉर्म्स कौन से होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें एक सेक्शन है, या फिर अगर कोई केस आर्मी भी ट्रायबल है, कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और आप भी कर सकते हो, कौन करेगा, ये सारी चीजें मिसलेनियस में आ सकते हैं, आ जाती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सेक्शन है वो है सेक्शन 482 एंड 479 एंड 480। ये तीन सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? कॉन्डक्ट ऑफ जजेस 479 एंड 480 और इनहेरेंट पावर ऑफ अ हाई कोर्ट। सिर्फ क्रिमिनल लॉ में इनहेरेंट पावर हम हाई कोर्ट को दे रहे हैं। क्यों? सारे ऑफेंसेस कट एंड ड्राइड हैं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉ ने हमें क्लियर किया हुआ है, अनलाइक सीपीसी जहां सिविल राइट्स क्लियर नहीं होते। दैट इज द रीजन व्हाई वहां पे इनहेरेंट पावर हर कोर्ट में थी सीपीसी में, बट यहां पे इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है 482 में। तो जो चीज लिखी नहीं हुई, जहां रेमेडी नहीं है, वहां हम इनहेरेंट पावर इन्वोक कर सकते हैं हाई कोर्ट का अंडर सेक्शन 482। हमारे दो शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस देता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था। शेड्यूल 1 के दो पार्ट्स हैं, पहला आईपीसी और दूसरा अदर स्पेशल एंड लोकल लॉज। जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर फॉर्म्स हैं सारे, तो सारे फॉर्म्स इंडिया में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अरेस्ट वारंट कैसा होगा वगैरह वगैरह, सारे टाइप के फॉर्म्स दिए गए हैं शेड्यूल 2 में। In a nutshell, this was the entire overview of CRPC. In these 3 lectures, I hope you have been able to make a bird's eye view. कई लोगों को CRPC बहुत मुश्किल लगती है, I hope इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी। It's an interesting subject. We'll enjoy this whole journey of CRPC. Tomorrow I'll be starting with section 1, and now first we go to the definition clauses, which are very, very important to understand whenever we start any law. Thank you. God bless.